रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके परिवार में उसके साथ उसके बूढ़े माता पिता रहते थे। सोहन का परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पास ना तो कोई जमीन थी, न ही खाने के लिए कोई साधन था। सोहन दिन भर मजदूरी करता और उससे जो कुछ भी कमा पाता उसी से अपने पूरे परिवार का पेट भर लेता। यह देखकर सोहन के माता पिता बहुत दुखी होते। हमारे पास न अपना घर है और न ही अपनी कोई जमीन। हमारा बेटा दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है और उसके बदले भी उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। हम दोनों अपने बेटे पर बोझ बन रहे हैं। परेशान मत हो रीमा, हमारा बेटा बहुत मेहनती है, भगवान सब देख रहा है। सोहन ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, वह ईमानदारी से मेहनत करता है। उसने बचपन से बहुत परेशानियां देखी हैं, पर उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन हमारा बेटा भी बहुत धन कमाएगा और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सोहन हमेशा सोचता था कि आज भले ही उसकी किस्मत उसका साथ ना दे रही हो, पर उसे यकीन था कि अगर वह मेहनत करता रहेगा तो एक दिन उसका भाग्य भी बदलेगा और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। सोहन लालाराम जमींदार के खेत पर काम कर रहा था। लालाराम पास के एक पेड़ के नीचे बैठा था। सोहन अपने काम में लगा हुआ था। तभी उसने देखा कि लालाराम बहुत ही उदास है और गहरी चिंता में डूबा हुआ है। लालाराम को उदास देख मोहन तुरंत लालाराम के पास गया। क्या हुआ मालिक? आप बहुत उदास लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी गहरी चिंता में हैं। कुछ हुआ है? मुझे बताइए, क्या पता मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं? अरे, तू मेरी क्या सहायता करेगा? तू खुद अपनी सहायता कर सकता है क्या? अगर तू किसी की सहायता करने के काबिल होता तो क्या तुझे 2 वक्त के खाने के लिए आज मेरी जमीन पर काम करने की जरूरत पड़ती? चल, यहां से जा, अपना काम कर और मुझे परेशान मत कर। सेठ जी, ऐसा नहीं है। यह सब वक्त की बात है। सब किस्मत का खेल है और इंसान को अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। आज भले ही किस्मत मेरे पक्ष में ना हो, लेकिन अगर मैं ईमानदारी और लगन से मेहनत करता रहूंगा तो किस्मत भी एक दिन मेरी तरफ झुक जाएगी। मेहनत और धैर्य से तकदीर के दरवाजे खुलने में देर हो सकती है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अरे सोहन, तेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं। तेरी बातें सुनकर मन को एक सुकून सा मिला है। इतनी परेशानियों में भी तू अपनी जिंदगी खुश होकर काट रहा है। सेठ जी, यह सब मेरे पिता की सीख है। जब भी मैं किसी चीज के लिए अपने पिता से जिद करता था तो मेरे पिता हमेशा मुझे यही समझाते थे। बेटा सोहन, हमारे पास इतना धन नहीं है कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर सकूं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी भी मौसम की तरह होती है। कभी यह धूप की तरह खुशियों से भरी होती है, कभी ठंड की तरह कठिनाइयां लाती है और कभी बारिश की तरह परेशानियां आती हैं। लेकिन जैसे हर मौसम बीत जाता है, वैसे ही जिंदगी के मुश्किल हालात भी गुजर जाते हैं। बस धैर्य और हिम्मत बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाता है। अरे वाह, लगता है तेरे पिता बहुत ही नेक इंसान हैं। किसी दिन मैं भी उनसे जरूर मिलूंगा। मालिक, क्या हुआ है? आप एक बार मुझे साफ साफ बताइए। क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल मिल ही जाए। अरे सोहन, मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया हूं। मुझे अपनी परेशानी का कोई भी हल नजर नहीं आ रहा है। सेठ जी, एक बार मुझे बताइए तो सही। क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल निकल ही आए। सोहन, हमारे गांव में मेरे पिता की एक पुश्तैनी जमीन थी जो काफी पीढ़ियों से हमारे पास थी। उस पर मेरा और मेरे भाई का हक है, पर हमारे गांव के ही 2 बाप बेटों ने उस पर कब्जा कर लिया है। मैं पुलिस थाने में केस दर्ज कराने की सोच रहा था, लेकिन गांव के बहुत बड़े बड़े लोग उनके साथ हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तो उन लोगों ने उस जमीन पर खेती भी शुरू कर दी है। मेरे पिता की पुश्तैनी जमीन मेरे हाथों से छीनी जा रही है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। आप सही कह रहे हैं सेठ जी। अगर आप कानून का सहारा लेकर भी अपनी जमीन को वापस लेने की कोशिश करेंगे तो भी आप उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ सोहन, अब तू ही बता, मैं अब क्या करूं? मैं तो सोच सोच कर परेशान हो गया हूं। मेरी पुश्तैनी जमीन छीनी जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। मालिक, आप चिंता मत कीजिए। हर परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होता है। अगर आप चाहें तो एक तरीका है
जिससे आप अपनी जमीन वापस पा सकते हैं। अगर ऐसा कोई तरीका है तो जल्दी बताओ सोहन, वो क्या तरीका है? सोहन अपने मालिक को अपना तरीका समझा रहा है और मालिक ध्यान से सुन रहा है। अरे वाह सोहन, तू तो बहुत समझदार है। तूने तो बहुत अच्छी तरकीब बताई है। ऐसे तो मेरी जमीन मुझे जरूर मिल जाएगी। मैं तुझसे वादा करता हूं, अगर तेरी ये योजना सफल हुई तो मैं अपनी जमीन का एक हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। अरे मालिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मेरे मालिक हैं। आपकी वजह से मुझे अपने घर के लिए 2 वक्त का खाना मिल जाता है। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज है। मुझे आपकी जमीन नहीं चाहिए। ठीक है सोहन, तुम बहुत नेक इंसान हो। कल से तुम इस काम पर लग जाओ। अगला दिन फिर सोहन जगत और विनोद के पास पहुंचता है। नमस्कार सेठ जी, मैं यहां से गुजर रहा था तो पास के लोगों ने बताया कि आपके यहां काम के लिए मजदूर की जरूरत है। क्या आपके यहां मुझे भी कोई काम मिल सकता है? अरे कौन हो तुम? तुमसे किसने कह दिया कि यहाँ मजदूर की जरूरत है? यहाँ किसी मजदूर की जरूरत नहीं है। सेठ जी, मैं एक मजदूर हूं। पास ही के एक गांव में रहता हूं। काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूं। हर दिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम करके गुजारा करता हूं। अगर आपके यहां थोड़ा भी काम मिल जाए तो बड़ी मदद होगी। ये तो ठीक है, पर हमारे यहाँ फिलहाल कोई काम नहीं है। सेठ जी, मैंने तो सुना है कि आप लोग इस गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। आपके पास बहुत सारी जमीन है, इसलिए आपके यहां हमेशा मजदूरों की जरूरत रहती है। इसलिए मुझे लगा कि यहां मुझे कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। अरे भाई, यहाँ किसी भी मजदूर की जरूरत नहीं है। इसका मतलब लाला राम सेठ आपके बारे में सही कह रहे थे। लाला राम ने हमारे बारे में क्या कहा? अरे कुछ नहीं सेठ जी, चलिए तो मैं चलता हूं। अरे भाई, इधर आओ, शायद तुम्हारे लिए हमारे पास एक काम है। धन्यवाद सेठ जी, बताइए क्या काम है? आप जो भी काम बोलेंगे मैं हर काम करने के लिए तैयार हूं। आखिर बूढ़े माँ बाप का पेट पालना है। अरे सब्र रखो, काम तो हम तुम्हें देंगे। पहले यह बताओ कि लाला राम हमारे बारे में क्या कह रहा था? सेठ जी, मैं पहले लाला राम सेठ के यहां काम करता था, पर वह बहुत ही कंजूस और बदतमीज आदमी है। मैं उनके यहां दिन रात मेहनत करता, पर इतनी मेहनत के बाद भी वो मेरी सही मजदूरी नहीं देता था। इस बात पर कल मेरी उससे बहस हो गई। फिर क्या हुआ? लाला राम ने हमारे बारे में क्या कहा? जब मेरी लाला राम सेठ से बहस हो रही थी, तब उसने मुझसे कहा कि पूरे गांव में उससे ज्यादा मजदूरी कोई नहीं देता। तो मैंने गुस्से में कह दिया कि गांव के सबसे बड़े जमींदार जगत सेठ और विनोद सेठ सबसे अच्छी मजदूरी देते हैं, इसलिए उनके यहां हमेशा काम करने वालों की भीड़ रहती है। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा था। आखिर हम गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। हमारा फर्ज है कि जो भी मजदूर हमारे यहाँ काम करता है उसे उसकी मेहनत के हिसाब से सही मजदूरी मिले। वाह सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। लाला राम सेठ कभी भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। वह तो शायद आपके जितना सोच भी नहीं सकता। चलो अब काम की बात करते हैं। तुम एक अच्छे इंसान लगते हो। हमें अपने खेत पर काम करने के लिए तुम्हारे जैसे ही एक मजदूर की जरूरत है। कल से ही काम पर आ जाना। कुछ दिन बीत जाते हैं। विनोद बेटा, यह सोहन तो बहुत मेहनती है। यह अकेले ही 4 लोगों का काम कर देता है। अच्छा हुआ कि हमने इसे रोक लिया। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हो। सोहन बहुत मेहनती है। इसके जितना काम शायद ही कोई और करता होगा। सोहन की मेहनत ने जगत और विनोद का दिल जीत लिया। कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक शाम चलो बेटा, खेतों का एक चक्कर लगा लेते हैं। दोनों खेत पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि सोहन अभी भी काम कर रहा है। सोहन भाई, अब तो रात होने वाली है। तुम इतनी देर तक काम क्यों कर रहे हो? सेठ जी, हमारी किस्मत में आराम कहाँ है? घर पर बूढ़े माँ बाप हैं। काम नहीं करूंगा तो उनके लिए 2 वक्त का खाना कहां से जुटा पाऊंगा? घर पर बैठकर आराम करने से अच्छा है कि मैं काम करूं। इस तरह मेरा मन भी लगा रहता है। तुम बहुत मेहनती हो सोहन। आज का काम यहीं छोड़ दो और घर जाकर आराम करो। नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं काम करने में ही खुश हूं। आप लोग जाइए, मैं ठीक हूं। ठीक है सोहन, फिर हम जाते हैं। जब तुम्हारा मन करे काम खत्म करके अपने घर चले जाना। जगत और विनोद खेत को सोहन के भरोसे छोड़कर चले जाते हैं। अगली सुबह खेत पर पुलिस खड़ी है। जगत और विनोद दौड़ते हुए आते हैं। क्या हुआ थानेदार साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ये जमीन तुम दोनों की है?
हाँ थानेदार साहब, यह जमीन हमारी है, हमारे पास इसके कागजात भी हैं। फिर तो तुम दोनों को ले जाकर जेल में डालना ही पड़ेगा। यह क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? हम कुछ समझे नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी तुम दोनों बहुत अच्छे से समझ जाओगे। वो देखो, तुम्हारी जमीन से क्या निकला है। जगत और विनोद पलट कर देखते हैं। एक कंकाल जमीन से बाहर निकला पड़ा है। थानेदार साहब, यह किसकी लाश है और यह हमारे खेत में कहां से आ गई? अब बहाने मत बनाओ। पहले लोगों को मारो, फिर उन्हें अपनी जमीन में गाड़ दो, और अब कह रहे हो कि यह क्या है। ये सब क्या है? ये लाश यहाँ कैसे आई? हमें कुछ नहीं पता। अब झूठ मत बोलो। अगर फांसी नहीं हुई तो कम से कम तुम दोनों को उम्र कैद की सजा तो जरूर मिलेगी। फांसी और उम्र कैद की बात सुनकर दोनों बाप बेटे डर जाते हैं। थानेदार साहब, हम इस लाश के बारे में कुछ नहीं जानते। हमें नहीं पता यह लाश किसकी है और इसे यहाँ कौन गाड़ गया। दोनों आपस में तरकीबें सोचने लगते हैं। तभी सोहन वहां पहुंचता है। अरे सेठ जी, ये पुलिस यहाँ क्यों आई है? क्या हुआ है? सोहन, देखो ना, पता नहीं कहां से हमारी जमीन में यह कंकाल आ गया है। मालिक, ये कंकाल यहाँ कहां से आ गया? ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ सोहन, पता नहीं यह कहां से आया और थानेदार साहब को लगता है कि हमने ही इसे मारकर गाड़ा है। अब तू ही कोई उपाय सोच जिससे हम इस परेशानी से बच सके। तीनों को आपस में खुसफुस करते देख थानेदार बोल पड़ता है। अब कोई तरकीब मत बनाओ। तुम दोनों बाप बेटों में से कोई एक तो जरूर जेल जाएगा। अब तुम ही तय करो कि जेल कौन जाएगा। थानेदार साहब, थोड़ा सा समय दीजिए, हम तय कर लें कि कौन जाएगा। मैं बस 5 मिनट देता हूं, जल्दी से फैसला करो। जगत, विनोद और सोहन थोड़ी दूरी पर जाकर बात करने लगते हैं। देखो मालिक, दोनों के फंसने से अच्छा है कि कोई एक फंसे। अब सोचिए, कौन जाएगा? हम दोनों में से कोई भी जेल नहीं जाना चाहता। सोहन भाई, कोई उपाय सोचो जिससे हम दोनों इस मुसीबत से बच सकें। मालिक, एक बात कहूं, इस कंकाल को देखकर ऐसा लगता है कि इसे कई महीने पहले जमीन में दबाया गया था। देखो सोहन भाई, सच कहूं तो ये जमीन हमने कुछ महीने पहले ही लाला राम से जबरदस्ती हड़प ली थी। क्या क्या कहा मालिक आपने? यह जमीन हड़पी थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जरा साफ साफ बताइए। फांसी की बात सुनकर पहले ही डर चुके जगत ने अब घबराकर पूरी कहानी सोहन को बता दी। मालिक, मेरे पास एक तरकीब है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। जल्दी बताओ सोहन भाई, क्या तरकीब है? तरकीब बताने से पहले यह बताइए कि आप लोगों के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, ये जमीन या आप दोनों की जान? सोहन, इसमें पूछने वाली क्या बात है? जान बचाना सबसे जरूरी है। तो फिर एक काम कीजिए मालिक, आप सबसे पहले जाकर थानेदार को बताइए कि यह जमीन सेठ लाला राम की है। आप कहिए कि हमने तो बस कुछ महीने पहले ही यह जमीन उनसे काम करने के लिए ली थी, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। अरे सोहन, लेकिन इससे तो हमारी जमीन हमसे छिन जाएगी, फिर क्या होगा? नहीं मालिक, शायद आप मेरी तरकीब को ठीक से समझ नहीं पाए। जब आप थानेदार से कहेंगे कि जमीन सेठ लाला राम की है, तो पुलिस किसे गिरफ्तार करेगी? सेठ लाला राम को। लेकिन फिर? और जब लाला राम जेल चला जाएगा, तब आप लोग फिर से इस जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। इससे न तो आप जेल जाओगे और न जमीन हाथ से जाएगी। वाह सोहन भाई, तुम तो बहुत होशियार निकले। अब तक तुमने अपने काम से हमारा दिल जीता था, आज अपनी अक्ल से हमारी जान भी बचा ली। इसके बाद तीनों थानेदार के पास जाते हैं। जगत वही कहते हैं जो सोहन ने समझाया था। थानेदार साहब, ये जमीन हमारी नहीं है। हमने तो कुछ महीने पहले ही यह खेत सेठ लाला राम से बस काम के लिए लिया था। अब जब खुद फंस गए हो तो किसी और को फंसाकर बचना चाहते हो। मुझे तुम लोगों की बात पर यकीन नहीं हो रहा, तो क्यों ना तुम्हारे मजदूर से पूछ लूं। बोलो सोहन, ये जमीन किसकी है? थानेदार साहब, यह जमीन सेठ लाला राम की है। जगत सेठ और विनोद सेठ ने तो कुछ महीने पहले ही इस पर खेती शुरू की थी। ठीक है सोहन, जाओ सेठ लाला राम को बुलाकर लाओ। सोहन वहां से चला गया और थोड़ी देर बाद सेठ लाला राम को लेकर लौट आया। लाला राम के साथ गांव के सरपंच भी थे। साइड पर आते ही सरपंच ने चौंकते हुए पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? इतने लोग क्यों जमा हैं? सरपंच जी, इन दोनों सेठों की जमीन से एक कंकाल निकला है। अब ये दोनों कह रहे हैं कि ये जमीन इनकी नहीं बल्कि सेठ लाला राम की है। हाँ सरपंच जी, यह जमीन हमारी नहीं है। हम तो बस यहाँ कुछ समय से खेती कर रहे हैं। आप चाहें तो हमारे मजदूर सोहन से पूछ सकते हैं। हाँ सरपंच जी, मैं पहले सेठ लाला राम के यहाँ काम करता था। यह जमीन उन्हीं की है।
अब साफ साफ बताओ, यह जमीन किसकी है? थानेदार तो कह रहा था कि इस जमीन पर केस चल रहा है और इस पर तुम्हारा कब्जा था। अब तुम कह रहे हो कि जमीन लालाराम की है। सरपंच जी, हमने लालाराम के साथ धोखा किया था। हम बस इस जमीन को हड़पना चाहते थे, लेकिन अब हमें यह जमीन नहीं चाहिए। अगर आप कहें तो हम कोर्ट में केस भी वापस ले लेंगे। ठीक है थानेदार साहब, आप जाइए। अब बाकी का मामला हम गांव में सुलझा लेंगे। थानेदार के जाने के बाद सरपंच ने लालाराम से पूछा, अब तुम बताओ, ये कंकाल यहाँ कैसे आया? किसे मारकर यहाँ गाढ़ा है? सरपंच जी, यह कंकाल नकली है, असली किसी की मौत नहीं हुई। यह सब हमारी योजना का हिस्सा था। क्या मतलब? इन दोनों ने मेरी जमीन हड़प ली थी। मैंने और सोहन ने मिलकर यह तरकीब सोची थी ताकि इनसे सच उगलवाया जा सके। यह सुनकर जगत और विनोद के होश उड़ गए। उन्हें अब समझ आया कि यह सब सेठ लालाराम और सोहन की योजना थी। हमें माफ कर दीजिए सरपंच जी, हम लालच में आ गए थे। अब से कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक है जगत, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन याद रखना, एक जमीन के टुकड़े के लिए कभी अपनों के साथ धोखा मत करना। बुरे वक्त में जमीन नहीं, अपने साथ खड़े होते हैं। जमीन तो कभी मेरी कभी तुम्हारी होती रहेगी। सोहन, जैसा कि मैंने वादा किया था, जिस जमीन पर तुम मेहनत कर रहे थे वह अब तुम्हारी है। आज से तुम उस जमीन के मालिक हो। नहीं मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? मेहनत करते रहो, तकदीर एक दिन जरूर बदलती है। तो लो, आज तुम्हारी तकदीर का दरवाजा खुल चुका है। अब तुम्हें किसी और के नीचे काम नहीं करना पड़ेगा। इस तरह सोहन ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और चतुराई से सेठ लालाराम की जमीन वापस दिलवाई। जगत और विनोद जैसे लालची लोगों को सबक सिखाया और खुद भी जमीन का मालिक बन गया। जहां सच्चाई और मेहनत हो, वहां तकदीर को बदलते देर नहीं लगती।